हाय गाइस, वेलकम टू मोहित यूपीएससी व्लॉग्स। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल का करंट अवेयर, जो कि जो कल के करंट अवेयर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हम डिस्कस करेंगे कल, यानी 25 मई का करंट अवेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो कि है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन थी जो कि माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि गवर्नमेंट स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे। स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स क्या होते हैं? स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं और उनके पास बेसिक आइडेंटिटी नहीं होती, जैसे कि राशन कार्ड। बहुत ज़्यादा केसेस में अभी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ 3-4 साल से एक स्कीम लॉन्च की है जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है। उसमें लोगों को ऐड किया जा रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है राशन जो है रिसीव करने में गवर्नमेंट के गरीब कल्याण प्रोग्राम के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट करा है कि तुम उनको, जो जिनके पास राशन नहीं है, स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर, उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाओ जो कि उनको ड्राई ग्रेन या ड्राई फूड प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट करा है। अभी हम सर्च कर लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड कब स्टार्ट हुआ था, मुझे भी याद नहीं है सही है। ओके, ये 2019 में स्टार्ट हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसको स्टार्ट किया था। 4 स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे स्टार्ट हुई थी और 1 जनवरी 12 स्टेट जो है 1 जनवरी को इसमें और ऐड हुए। तो अगस्त 2020 25 अगस्त 2020 तक इसमें 25 स्टेट्स ऐड हो चुके हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो राशन रिसीव करने में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ओके, आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस इस स्कीम में आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक कर देंगे, उसके बाद वो कहीं से भी बेनिफिशियरी रिसीव कर सकते हैं राशन को। तो ये इसके सैलिएंट वो हो गया वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के बारे में। तो इसमें एक और सजेशन दिया गया है कि नेशनल डेटाबेस बनाया जाए माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। तो अगर वो तैयार होगा तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में भी आसानी होगी कि किस माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं वो बनाने में आसानी होगी। तो यही था इस टॉपिक में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में फिर से एक आर्टिकल आया जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? तो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी लेके आया था अपडेट करने के लिए अपने जनवरी में। तो व्हाट्सएप ने उसको वो कर दिया था, क्या नाम, डिले कर दिया था, क्योंकि बहुत पब्लिक का बहुत निगेटिव रेस्पॉन्स आया था और पब्लिक शिफ्ट होना शुरू हो गई थी सिग्नल ऐप पे। तो वो पॉलिसी व्हाट्सएप फिर से ला रहा है अपडेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने
व्हाट्सएप को बोला था कि ये पॉलिसी तुम नहीं ला सकते हो, तो उसी पे इश्यू चल रहा है अभी। अभी व्हाट्सएप ने बोला है कि जब तक कोई लॉ नहीं आता तब तक हम अपना फंक्शन करते रहेंगे ऐसे ही। तो ये व्हाट्सएप का रिप्लाई आया है गवर्नमेंट को। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए प्राइवेसी लॉ क्या है इंडिया में। अभी प्राइवेसी लॉ, डेटा लॉ बना ही नहीं है, ड्राफ्टेड है लेकिन पास नहीं हुआ है क्या नाम, पार्लियामेंट में। तीसरा टॉपिक है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है अभी आने वाले टाइम में। तो उसके लिए राइटर कुछ सजेशन देता है कि जीएसटी काउंसिल को क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। तो जी वो एक सजेशन देता है कि टैक्स रेट जो है कम करने चाहिए इसेंशियल आइटम्स पे, और स्टेट्स को जो जीएसटी कंपेंसेशन है उसको प्रोवाइड करने की कोई नई मैकेनिज्म तैयार करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को रिवेन्यू तो होगा नहीं, गवर्नमेंट का रिवेन्यू तो कम ही रहेगा। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं कर पाएगी स्टेट्स को जीएसटी कंपेंसेशन। जीएसटी कंपेंसेशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। जीएसटी कंपेंसेशन, जीएसटी जब when GST was established as an act, so जो भी स्टेट्स का रिवेन्यू शॉर्टफॉल था इस जीएसटी आने के कारण, यानी कि जीएसटी आने से पहले जो उन्हें रिवेन्यू होता था और जीएसटी आने के बाद जितना रिवेन्यू हुआ उसमें जो डिफरेंस था, यानी कि वो कम ही हुआ होगा ऑब्वियसली। तो जितना भी डिफरेंस था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टेट्स को पे करना था 5 साल के अंदर एज ए जीएसटी कंपेंसेशन। तो वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही नहीं कर पाई है, तो वो पे करना है, उसी का इश्यू चल रहा है। क्योंकि तभी स्टेट्स जो हैं हेल्थ पे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे और कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। तो ये हमारा टॉपिक रहा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से रिलेटेड। चौथा टॉपिक है एफडीआई डाटा। गवर्नमेंट ने अभी एफडीआई से रिलेटेड डाटा लॉन्च किया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 21 जो कि 2022 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020, उसमें इंडिया के अंदर जो एफडीआई आई है वो आई है $81 बिलियन, और ये 10% ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो टॉप इन्वेस्टर कौन कौन है इंडिया में? सिंगापुर पहले नंबर पे, यूएस दूसरे, तीसरे पे मॉरिशस। और किन स्टेट्स में ज़्यादा जीएसटी आई है? वो है पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। तो यही जो है डाटा है एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। It can be through stock market or it can be directly into the business in India. So this is the FDI. Okay, so we should go to next topic, that is Yas cyclone. We have discussed in yesterday current affair also about the Yas cyclone and the cyclonic activity in Bay of Bengal and Arabian Sea also. So this Yas cyclone is going to landfall between the Paradip coast of Odisha and Sagar Island in West Bengal. Let's check out their location. यास साइक्लोन जो है सागर आइलैंड और पारादीप कोस्ट ऑफ उड़ीसा के बीच में लैंडफॉल करने वाला है, और ये एक सीवियर साइक्लोन है जिसकी स्पीड, एक्सपेक्टेड स्पीड जो है 155 to 165 किलोमीटर पर आवर रहेगी लैंडफॉल के टाइम पे। तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इवैक्यूएशन करा रही है इन
कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों को 10-10 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो ये है सागर आइलैंड। ओके, तो ऑलमोस्ट ये बाउंड्री पे है। नहीं नहीं, बाउंड्री है यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सुंदरबन, ये सागर आइलैंड, ये हुगली रिवर। ओके, तो हुगली रिवर के उस पे है, क्या नाम, क्या बोलते हैं इसको, तो यार नहीं ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं इनको। हुगली रिवर जहाँ पे समुद्र में मिलती है वहाँ पे है ये आइलैंड। और ये हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो गया, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो यहाँ से लेके पारादीप कोस्ट, पारादीप कोस्ट। ओके, सी द साइक्लोनिक tropical cyclone Yas. This is the point where it is now. So it's going to landfall here. In this area, this cyclone is going to landfall. See, this is the cyclone Yas location at current. This is the current location of cyclone Yas. And this is our Paradip coast. Yeah, भितरकनिका नेशनल पार्क इज हियर। ओके, सो ये भितरकनिका नेशनल पार्क को भी अफेक्ट करेगा। कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पे है। ओके, सो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं हमें, क्योंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी में। तो इस एरिया में ये बन रहा है, अभी यहाँ पे है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे ही लैंड फॉल करेगा। जहाँ तक अगर थोड़ा वो हो गया तो यहाँ भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो यहाँ पे ही लैंड फॉल होगी, बालासोर के आसपास। ओके, तो अभी हमें पता चल गया है क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं इसके। अब हम नया नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान बाय सितंबर, इंडिया स्टैंड। ओके दोस्तों, तो अभी क्या है ना, इस अफगानिस्तान के इशू को हम पूरे प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। क्या हुआ है, अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ कर रहा है सितंबर तक, अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहा है। अब ये अफगानिस्तान इशू शुरू कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत हुई 9/11 अटैक के बाद। 9/11 अटैक जो कि बोला जाता है कि तालिबान के ओसामा बिन लादेन ने कराया था। तो अमेरिका ने तालिबान पर अटैक कर दिया अफगानिस्तान में। फिर तब से लेकर यूएस आर्मी अफगानिस्तान के अंदर है, जो कि तालिबान से लड़ रही है, लेकिन वो तालिबान को हरा नहीं पाए। अब वो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पे यूएस फोर्सेस के, कभी उनके सैनिक मर मर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या नाम, यूएस में पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है कि अपने सैनिकों को वापस बुलाया जाए। तो इसलिए ट्रम्प सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो सारे सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेगा अफगानिस्तान से। और जिसमें कि उसने एक अफगान डील भी साइन करी थी कतर में, उसमें यूएस था, अफगानिस्तान था, चाइना, पाकिस्तान और रशिया, ये सिग्नेटरी थे उस डील के, और इंडिया ऑब्जर्वर था। तो ये तो हो गया इश्यू कि क्या इश्यू है। और
क्यों? उसमें ऐसा नहीं है कि यूएस की फोर्सेस ही हैं, अभी वहाँ पे यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं, उसमें सभी कंट्रीज़ के सोल्जर्स होते हैं। तो और नाटो भी शायद है। तो ये जो है अभी इशू है। तो अभी क्या है, तालिबान है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है अशरफ गनी के अंदर। अब अशरफ गनी मना कर रहे हैं कि वो पावर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तालिबान को, लेकिन जो डील साइन हुई है उसमें दोनों को मिल के एक गवर्नमेंट बनानी होगी। तालिबान और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को मिल के एक गवर्नमेंट बनानी होगी। तो इससे क्या होगा, रीजन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी जैसे ही यूएस की फोर्सेस एग्जिट करेंगी। अब ये तो हो गया अफगानिस्तान का इशू। अब हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो अब सब कंट्रीज़ के वो जान लेते हैं हम, इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले तो इंडिया का अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है। इंडिया का इंटरेस्ट सबसे बड़ा है इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज़ टेररिज्म। अगर अफगानिस्तान इनस्टेबल रहेगा तो पाकिस्तान उसको प्रॉक्सी की तरह इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने में यूज़ कर सकता है, जो कि पहले बहुत हो चुका है। तो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए ज़रूरी है, नहीं तो एक इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज लेके आएगी अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो ये इंडिया का सबसे बड़ा इशू है। और इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है अफगानिस्तान में, जो कि वहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया कर रहा है, डैम्स कंस्ट्रक्शन किए, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इमेज क्रिएट कर ली है अपनी अफगानिस्तान के लोगों के बीच में। लेकिन पाकिस्तान का क्या इशू है, पाकिस्तान सीक्रेटली कहा जाता है कि तालिबान को सपोर्ट करता है और ओपनली वो यूएस को सपोर्ट करता है उसकी एक्टिविटीज़ में तालिबान के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान तो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस रीजन में, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके साथ अफ़गानिस्तान के। तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल करे। तो यही कारण है कि इंडिया भी कंसर्न है अफ़गानिस्तान से यूएस फोर्सेस के एग्जिट पे। पर अब इंडिया जो है इंगेज नहीं होना चाहता है पॉलिटिकल लेवल पे। अभी जो है इंडिया की पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल गवर्नमेंट होनी चाहिए। पर अब इंडिया को बदलती हुई सिचुएशन के साथ अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और तालिबान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जब यूएस फोर्सेस एग्जिट करेंगी तो तालिबान पावर में आएगा। और अगर तालिबान पावर में आया तो इंडिया को इंगेजमेंट पहले से ही रखनी चाहिए, नहीं तो वो इंडिया के खिलाफ इंडिया की तरफ हॉस्टाइल भी हो सकता है। तो ये तो इंडिया का इश्यू रहा। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाबार पोर्ट में भी है जो कि कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से। तो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो। और जी बाकी कंट्रियों का क्या इशू है, चाइना का इशू है। चाइना भी थोड़ा परेशान है यूएस के फोर्सेस की एग्जिट से, पर वो थोड़ा थोड़ा तालिबान को भी सपोर्ट करता है। पर लेकिन थोड़ा कंसर्न है चाइना कि अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई तो उसके जिनजान प्रोविंस में जहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर एट्रोसिटीज़ होती हैं वहाँ पे और ज़्यादा रेडिकलाइज्म बढ़ जाएगा और वो चाइना के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। तो चाइना भी थोड़ा कंसर्न है। ये चाइना का वो है क्या नाम, इंटरेस्ट इस अफगानिस्तान डील में। रशिया का क्या इंटरेस्ट है, रशिया तो अपना दबदबा बनाना चाहता है सेंट्रल एशिया पे और ये वेस्ट एशिया में। तो रशिया इन्वॉल्व रहता है, रशिया सीरिया में भी इन्वॉल्व है, रशिया इराक में भी इन्वॉल्व था। तो इसलिए
ये इंटरेस्ट रशिया का, रशिया वैसे भी खुद को सुपर पावर मान रहा है, तो ये रशिया का इंटरेस्ट है। तो आई होप आई explained the Afghanistan issue properly. If anything you think I have left, then you can mention that in the comment box. Let's go to the next topic, guys. POXO Act. POXO क्या है? Prohibition of Child Protection of Children from Sexual Offences Act, POXO. ओके, तो ये एक्ट आया है, इसके वो देख लेते हैं कौन आया। वैसे 2012 में आया POXO। POXO Act was enacted in 2012. The Protection of Children from Sexual Offences Act, ये 2012 में इनेक्टेड हुआ। तो इस एक्ट के बारे में राइटर कुछ बोल रहा है, वो कह रहा है कि इसमें एक फंडामेंटल डिफेक्ट है। वो क्या है? इस ये एक्ट इनेबल है हिस्टोरिकल केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ को डील करने में। हिस्टोरिकल केसेस क्या होते हैं? हिस्टोरिकल केसेस वो होते हैं जो कि लेट रिपोर्ट किए जाते हैं। तो हमारे CRPC में सेक्शन 354 है, जो कि कहता है कि 3 साल से पुरानी अगर कोई इंसिडेंट है और तो उसके ऊपर जो है क्या नाम, दैट वुड बी बार्ड बाई CRPC, मतलब वो रिपोर्ट ही नहीं की जाएगी, इस तरह का वो चल रहा है। लेकिन पोक्सो में अभी गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है कि पोक्सो में हिस्टोरिकल केसेस भी डील किए जाएंगे। तो 2012 के बाद तो डील हो जाएंगे, लेकिन 2012 के पहले के जो केस हैं वो हिस्टोरिकल केस पोक्सो में कवर नहीं है, तो उनको कौन डील करेगा? यही आर्टिकल बोल रहा है। और अगर हम हिस्टोरिकल केसेस को डील करते हैं तो ये एक हमारी पॉलिसी इन लाइन हो जाएगी विद UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, लेट्स चेक आउट about the UN Convention on Rights of Child. ओके, तो ये कन्वेंशन जो है 1989 में रेटिफाइड हो चुकी है। और ये चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन से रिलेटेड कन्वेंशन है। चिल्ड्रंस पे कोई ऑफेंस ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवरऑल रिलेटेड टू चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। So this convention is overall related to children protection. Let's check out UPSC. जब भी आपको कुछ टॉपिक सर्च करना हो UPSC से रिलेटेड, तो उस टॉपिक के आगे UPSC लिख दो, सबसे अच्छा आर्टिकल आ जाएगा उससे रिलेटेड। यू कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिकल। Convention on Rights of the Children. Convention on Rights of the Children, also known simply as CRC. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये कब adopted 1989, in force entered into force 1990, and India ratified this in 1992. ओके,
UNHRC is human rights treaty that sets political, civil, economical, social, health and cultural rights of children. Okay, so these rights को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन बनी है. This is international legally binding on the. Okay, this is legally binding also. So this information is also important. 54 articles and 20 after seeing the minimum of 20 ratification. Okay, enter into force in 1990 after receiving a minimum of 20 ratification. ओके, सभी मेंबर्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया है. इट इज़ द मोस्ट वाइडली हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके, मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है ये, और उसको भी यूएस ने नहीं किया है. राइट्स ऑफ चाइल्ड, right to life, right to education, right to protection from abuse, violence and neglect, right to express opinions, and right to be raised or by or have a relationship with their parents. 4 core principles: non-discrimination, right to life, survival, development, best interest of child, respect of the child's view. Child right movement. ओके, चाइल्ड राइट मूवमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ओके, फर्स्ट टाइम when League of Nations adopted Geneva Declaration on Right of Child in 1924. This was adopted by Save the Child Fund. Eglantine Jeb. This 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 was drafted by Eglantine Jeb, who founded the Save the Children Fund. Then UNICEF was founded in 1946. UNICEF, United Nations International Children. यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ओरिजिनल नेम ये है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. देन नाउ इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड. ओके, यूनिसेफ फाउंड हुआ 1946 में. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास हुआ. Declaration of Rights of the Rights of Child adopted in Yunga in 1959. ILO adopts the convention that sets out 18 as the minimum age for people to undertake hazardous work. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 18 जो है मिनिमम एज सेट कर दी hazardous work के लिए. डिक्लेरेशन ऑफ the protection of women and children in emergency and armed conflict adopted in 1974. Younger Declaration 1979 as the International Year of Child. Okay, 1989 UNCRC is adopted. CRC enters into force 1990. As of 2015, all members have ratified the convention except for the US. The US के अलावा सभी ने उसको रेटिफाई कर दिया 2015 से. तो ये सारे डेवलपमेंट हैं, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए. जिनेवा डिक्लेरेशन 1924 में, राइट्स ऑफ द चाइल्ड. देन यूनिसेफ फाउंडेड इन 1946 and 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. देन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड adopted by UNGA in 1959. And ILO adopts minimum a convention that sets out 18 as the minimum age for people to undertake hazardous work. Then protection of women and children in emergency and armed conflict adopted in 1974. So ये हो गया. फिर then UNGA declares 1979 as the International Year of Child. ये है हमारा सब कुछ अबाउट द
UNCRC. Okay, guys. Now comes to the next topic, that is सन हेलो. रिसेंटली क्या हुआ है, बेंगलोर में सन हेलो ऑब्जर्व किया गया, जो कि वेरी रेयर फिनोमिना है. हेलो क्या होते हैं, हेलो क्या है, एटमॉस्फेयर में जो आइस क्रिस्टल होता है तो उसके उससे क्या है, लाइट डिस्पर्स हो जाती है और उससे एक रिंग बन जाती है सन के अराउंड या मून के अराउंड, तो उसको हेलो बोलते हैं. इसमें जो है सन हेलो में जो रिंग बनी है वो 22 डिग्री रिंग बनी है, इसको आइस क्रिस्टल हेलोस भी कहते हैं. तो ये क्या है ना, एक जैसे रेनबो बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में आफ्टर रेन, तो ऐसे ही इन उसमें सन के अराउंड या मून के अराउंड एक रिंग बन जाती है, जो कि लाइट्स रेनबो टाइप की रिंग होती है. उसको सन है, उसको हेलो बोलते हैं. अगर सन के अराउंड होगा तो सन हेलो, मून के अराउंड होगा तो मून हेलो. अब बाकी अगला टॉपिक है हमारा म्यूको म्यूकोरमाइकोसिस, दैट इज ब्लैक फंगस. तो अभी एम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि ये एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होगी आसानी से. 90 to 95% जो केसेस हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, वो उन पेशेंट्स में आ रहे हैं जो कि डायबिटिक थे और स्टेरॉइड्स पे थे उनके ट्रीटमेंट के दौरान. जो कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ उसमें स्टेरॉइड्स पे थे और वो डायबिटिक थे, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है म्यूकोरमाइकोसिस की. आयरन फर्टिलाइजेशन, अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज आयरन फर्टिलाइजेशन. आयरन फर्टिलाइजेशन क्या है, समुद्र में अगर हम आयरन की मात्रा बढ़ा दें तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम आ जाएगा. फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट किंगडम में आते हैं. फाइटोप्लैंक्टन, तो वो क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ को जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एक तरह से वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देते हैं. तो ये इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. अगर नेचुरल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम किया जाए उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ये एक तरीके से और की जा सकती है. क्रॉप रोटेशन अगर हम करें तो क्या होगा, सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बढ़ेगी, तो जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी. ओके. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, मरीन एल्गे हैं. तो इनका जो है प्रोडक्ट क्या नाम, डेवलपमेंट बढ़ जाता है जैसे ही अगर हम इनको आयरन का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आयरन फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा फाइटो प्लैंक्टन ब्लूम होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. तो ओके गाइस, आज के हैं यानी कि 25 मई के करंट अफेयर में इतना ही था, और हम जो हैं और बेटर करते रहेंगे इस सेशन को. ये सेशन रेगुलर आएगा. आई होप यू guys like the video and like this session. If you like the session, then definitely subscribe my channel. You will and press the bell icon so that you can keep getting the regular notification related to the important material I will be sharing. And I am already sharing my preparation with my study with me videos, so you can join me if you feel you are not able to focus in your studies. You just need to bring your study material on your table and start my video. You will definitely get inspired
to study, because it's a human nature. If I see someone studying near to me and I also have to study for some, and I am also preparing for some exam, then I will definitely to feel motivated so that I can also study. I should study more. So you can join that session also. Okay guys, I hope you enjoyed the session, and thank you for joining. Bye. Like it and share it with your friend. Thank you very much.